हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए नीट और जेई के फिजिक्स ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स लेके मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए। और इस न्यूमेरिकल में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे और हर मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, शामिल हो जाए, जिससे कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जो डाउट्स होते हैं, वो बेसिकली बिल्कुल भी ना रहें। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हम अपने आप से लिख के आपको बता देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और काफी चुनिंदा क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी बच्चा हमारे चैनल को पहली बार आके विजिट कर रहा है, देख रहा है मुझे, प्लीज बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सब छोटे भाई बहन जैसे हो, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना है इंजीनियर बनने का, तो आप सभी लोग अपने अंसारी सर को सपोर्ट करो या अंसारी भैया को सपोर्ट करो। जो तुम कह सकते हो उस हिसाब से अपने अपने स्तर से आप सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो आओ चलो बिना किसी देरी के अब हम लेके चलते हैं आपको आज के लेक्चर की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है बच्चों। तो देखो, आज 7 अगस्त है 2023, और आज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप सोच रहे होगे कि केवल दो टॉपिक, और इस दो टॉपिक में क्या वाकई में कुछ खास होता है? बिल्कुल खास होता है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और इतने में आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? तो आप हमारे साथ लगे रहिए। हम आपकी कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा ध्यान रखें, आपके हिसाब से क्वेश्चन लेके आए। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg एंड देयर सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबने देखा, सबने पढ़ा कि अच्छा ये कोई क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन तो फटाक से हो जाएगा। तो देखो भाई, इसका सोल्यूशन वाकई में फटाक से हो जाएगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि F बराबर कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा बहुत क्विकली आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। यानी कि हमारे सामने अब कैपिटल जी की वैल्यू सबको पता है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास की बात करें m1 m2, तो दोनों बॉडी का मास हमारा दे रखा है 1 kg, तो हमने रख दिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर। तो जब 0.1 को अगर 2 टाइम्स हम ओपन करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है ना। ये दोनों डेसिमल हमारा हटेगा, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो कुछ बचा ही नहीं, 1 1 नीचे भी 1 1 हो गया। तो सिंपली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो -11 प्लस का 2 अगर करेंगे तो आएगा माइनस का 9 न्यूटन। यानी कि इसका तो जवाब हमारे पास बड़ा क्विकली आ गया कि 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। क्लियर है ना। कभी कभी क्या क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को इतना पता है कि अगर दो बॉडीज हैं, बात समझना हमारी, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी ये है, ठीक। इसका मास हमारा m1 है और इसका मास हमारा m2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो r है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर, इतना ही होगा, ये आपको याद रखना है। अब सिचुएशन क्या होता है कि अगर मासेस को डबल कर दें तो फोर्स पहले से कितना हो जाएगा। यानी मास को डबल करने का मतलब हो गया कि ये m1 नहीं है। अब इस मास को अगर हम 2m1 कर दें, दुगना, दोनों मास को अगर हम 2m1 ट्वाइस कर दें और डिस्टेंस को हम उतना ही रखें r, तो अब इसके रिस्पेक्ट में फोर्स कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सपोज दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ डैश। तो जब एफ से कंपेयर करेंगे एफ डैश को, तो ये बेटा हमारा आएगा 4 टाइम्स इंटू एफ। कितना आएगा? 4 टाइम्स इंटू एफ। यानी यहाँ पर हमने केवल मास को डबल किया, डिस्टेंस को नहीं। तो यहाँ भी आ जाएगा 2m1, यहाँ भी 2m2 2 टू द 4, तो इस फोर्स के 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा पैटर्न क्या होता है, एक तो ये हो गया, एक पैटर्न और क्या होता है कि मासेज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ। यानी मासेज को हम डबल कर दें, यानी इसको भी 2m1 कर दें, इस मास को भी हम 2m2 कर दें, और डिस्टेंस जो r था, इस डिस्टेंस को हम r/2 कर दें।
अब इसके रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, तो अब समझते हैं कि सपोज ये फोर्स हमारा एफ डबल डैश हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो मास की जगह में 2m1 रखेंगे, m2 की जगह भी 2m2 रखेंगे, r की जगह r/2 का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई 4 आ गया, ये 4 जम करके ऊपर आएगा। अब पहले से 2m1 2m2 है, जगह 2 टू द 4 पहले से है, यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो फोर्स हो जाता है बेटा वो 16 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? 16 टाइम्स हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये छोटी कतई नहीं है, काफी काम की है। कि अगर केवल मास को हम डबल कर दें, केवल हम मास को डबल कर दें, कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट, then we obtain force is 4 times. If mass is twice and distance becomes half, then force becomes 16 times. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ, ये सब आप लोगों को नोट करके रखना है। अब देखो बच्चों, दूसरा सवाल हमारे सामने दिया है कि अ मास m, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल, कि अ मास m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ईच ऑफ m1 एंड m2, यानी ये m हमारे दो पार्ट्स में टूटा, एक पार्ट का मास m1 एंड दूसरे पार्ट का मास m2। हाउ दे आर रिलेटेड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, कि m1 एंड m2 एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है जबकि फोर्स इनके बीच में क्या हो, मैक्सिमम हो। अब बात आई कि यार फोर्स भी मैक्सिमम कह रहा है, m1 m2 का रिलेशन पूछ रहा है, क्या करें। अब देखो ऐसा समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास कैपिटल मास है ना भाई, ये कैपिटल मास दो पार्ट में टूटा, ठीक, एक इधर और एक इधर, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कि ये हमारा m1 है, ठीक, क्या है, कैपिटल M1, ये M1 है और ये हमारा मास M2 है, इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट कर लें कि M1 हमारा M हो, M1 हमारा M हो, तो M का एक हिस्सा तो हमने M ले लिया, तो जो दूसरा हिस्सा है ये कितना बचा, M माइनस स्मॉल m, यस और नो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो दोनों M1 और M2 का मास तो हमें मिल गया। अब हम आते हैं फोर्स पे, कि हमारा फोर्स इसके बीच में फिर क्या हो जाएगा M1 और M2 में, ठीक है भाई, टूटा तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा ना। तो आ जाओ भाई, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि M1 हमारा कितना है M, M2 हमारा कितना है कैपिटल M माइनस M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ, ध्यान दो, हाउ दे आर रिलेटेड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कौन हाउ दे आर रिलेटेड, M1 एंड M2, हाउ दे आर रिलेटेड सो दैट फोर्स बिकम मैक्सिमम। कि M1 और M2 का रिलेशन अगर इक्वेट करना है, जब वो भी किस सिचुएशन में, जब फोर्स हमारा कैसा हो बेटा, फोर्स हमारा मैक्सिमम हो। तो इस सिचुएशन में नहीं, मास के लिए रिलेशन इक्वेट करना है, अब फोर्स मैक्सिमम हो, तो इस वैल्यू को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं मास के रिस्पेक्ट में, df बाई dm। तो जब df बाई dm इक्वेट करेंगे और इस वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल, क्योंकि किसी भी कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू तभी मैक्सिमम होता है जब उसका डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में जीरो हो। ऐसा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो df बाई dm इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसा होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, d बाई dm और f की जो वैल्यू है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल G स्मॉल m। अब देखो स्मॉल m से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं इसको, ध्यान देना, G कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल G डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मास से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और दो बार स्मॉल m मिलके स्मॉल m स्क्वायर, ये बन गया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर बच्चों अप्लाई करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जी बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तुमने कहा बिल्कुल सर, तो जी बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ कैपिटल M ऑलरेडी कांस्टेंट है, केवल ये हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, स्मॉल m के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल M हमारा बच गया, ठीक, माइनस यहाँ पर हमारा क्या बचा, m स्क्वायर, भी स्मॉल m स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल m को, तो क्या बचेगा 2m इज इक्वल टू जीरो। अब g अपॉन आर स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या कि कैपिटल M माइनस 2m इक्वल टू जीरो, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि M1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया, हमारा M1 आ गया M2 बाई 2। अब सिमिलरली M2 अगर इक्वेट करें तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा, कैपिटल M, ये वैल्यू भी हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि आधा फर्स्ट मास हमारा M1 M बाई 2 है, तो भाई रेस्ट भी तो M बाई 2 ही आएगा ना, तो M माइनस स्मॉल m जब
इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा m/2। यानी इससे हमको एक रिलेशन तो पता चल गया कि हाउ m1 एंड m2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेट कर रहा है m1 और m2 भाई, बता दो अब इसको देख के। तो इसको देख के इतना तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि जो m1 और m2 है ये इक्वल है। यानी हाउ m1 एंड m2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो m1 एंड m2 आर इक्वल टू ईच अदर एंड इट्स इक्वल टू कैपिटल m/2। तो दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझना है आप कमेंट करिए, दोबारा से उस सवाल को हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल के बाद आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग प्यार बना के रखिएगा, आपका प्यार ही हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करेगा और नए नए क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर मैं देखता हूं कि क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। ठीक, काफी बड़े लेवल के एडटेक मतलब एडटेक हैं वो, फिर भी वहां पे क्वेश्चंस के आंसर गड़बड़ हैं। एक क्वेश्चन में अलग अलग या सामने आंसर कुछ और दिखता है, सोल्यूशन उसके कुछ और दिखते हैं। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जब आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ेंगे, नहीं हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ करना नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, बस एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर यही तो करना होता है। जो कर दिल करे वो कर दो यार, देख लो, कम से कम लाइक कर दो, इतना ही कर दो कम से कम। ठीक है ना, आपको हम भर भर के ज्ञान देंगे, झोली भर जाएगा आपका, अब फायदा आप ही का होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं अब आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी काफी अच्छा है। अब आए देखो तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दिया है कि 3 इक्वल मासेज ऑफ mkg ईच, यानी कि 3 इक्वल मासेज हैं mkg ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ABC के वर्टिसेस पर हमारे ये तीनों मास रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, एंड ईच वर्टिसेस पर हमारा स्मॉल m मास ऑलरेडी प्लेस्ड है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2m मास प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड पर 2m मास रखा हुआ है और इस 2m मास पर कितना फोर्स हमारा लग रहा है। अब इसको इक्वेट करने के लिए बेटा, मैं इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो आप ये मान के चलो कि ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, सोल्यूशन पे मैं आता हूं सीधे, किस पर आता हूं, सीधे सोल्यूशन पर आता हूं। जो ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस होगा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि 2m मास पर ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है ना, आओ भाई, अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, यस और नो। O2A, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अलोंग O2B। और इसके लिए किस डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग O2C। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब देखो ये M2M है, बात समझ आ रही है, M2M है, M2M है, M2M है। तो हमें क्या इक्वेट करना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2m मास प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब सोचो कि एक पार्टिकल पर 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा, इधर भी लग रहा, ठीक, और इधर भी लग रहा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको आप, नहीं है ना। अब देखो क्या है कि अगर ये एंगल हम देखें, ये एंगल अगर देखें तो ये एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री। सपोज दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F3। ठीक, तो क्या हम यहाँ पर लामी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग कहोगे यस सर, लामी थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है ना, सबको पता है क्या होता है, F1 अपॉन साइन 120, F2 अपॉन साइन 120, F3 अपॉन साइन 120, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? खैर, तो ये अलग बात है, अभी हम प्रोसेस पे आते हैं पूरा पूरा। ठीक है ना, पूरा पूरा प्रोसेस पे आते हैं और हम आपको समझाते हैं कि नेट फोर्स हमको इक्वेट करना है, कैसे इक्वेट किया जाएगा। भाई पहले तो हम F1, F2, F3 की वैल्यू को चेकआउट कर लें कि जब ये डिस्टेंस भी हमारा r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है और मासेज भी आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब कि जो फोर्स लगेगा F1 और F2 और F3 ये आपस में इक्वल होंगे। कितना होगा भाई, तो कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व कर लें अगर, तो G
और 2 हमारा बाहर आ गया, यानी कि 2g, m दो बार है यानी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सपोज इस वैल्यू को हम सिंपली f लिख लें, ये भी हमने लेट कर लिया, मान लो कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू f, ये एज्यूम्ड है ना, अब ये इसको एज्यूम कर लिया हमने। अब आप खुद देखो कि अगर इक्वल अमाउंट के दो फोर्सेज अगर से 1 से 20 डिग्री पर अप्लाई हो रहे हो तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां पर आएगा, इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 60 डिग्री पर आएगा, दोनों साइड से, नहीं बीचों बीच होगा, इन बिटवीन, ठीक है ना। तो सपोज F3 और F2 का रिजल्टेंट हमारा क्या है, F डैश। अब इस F डैश को कैसे इक्वेट करेंगे, तो वेक्टर का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो तो रिजल्टेंट इक्वेट करने का हमारा बेटा फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस और नो, आपने कहा बिल्कुल सर यही होता है। तो अब इसी पैटर्न पर हम एफ डैश को इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे बच्चों, हम इक्वेट करेंगे एफ डैश को। तो एफ डैश इज इक्वल टू, ध्यान देना एकदम बहुत अच्छे से, देखो ये दोनों फोर्सेस आपस में सेम है और इनकी F1 F2 F3 इनकी वैल्यूज को, वैल्यू इतना है और इस वैल्यू को हमने F लिख रखा है, तो हमने लिखा F स्क्वायर अगेन F स्क्वायर अगेन 2F इंटू एफ यानी कि 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। अब आते हैं आगे के प्रोसीजर पे, ठीक भाई। देखो अगर इतने को जोड़ा जाएगा तो 2F स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे आ जाते हैं, आगे कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिला, एफ डैश इज इक्वल टू कि F1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो 2F स्क्वायर, और यहां भी है 2F स्क्वायर, और लिखा है cos 120 यहां पर। अब cos 120 की वैल्यू हमारा कितना होगा, cos 120, जिनको नहीं पता जान लो, बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है यहाँ पर। इस cos 120 को बेटा हम cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। cos 90 प्लस 30 होता है माइनस का साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू आपके सामने क्या होगा, माइनस साइन आ गया, साइन 30 का मतलब 1/2, यानी कि यहाँ पर जो cos 120 की वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। अब ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब देखो अब एफ डैश हमारा कितना निकल के आया, अब एफ डैश निकल के आया 2F स्क्वायर माइनस, देखो ये प्लस है और ये साइन माइनस, तो माइनस हो गया, बचा क्या एफ स्क्वायर, ठीक। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा क्या बचा, एफ स्क्वायर, इसको सोल्व किया क्या बचा हमारा एफ, यानी कि एफ डैश इज ऑल्सो इक्वल टू एफ। तो आप इस फिगर में आ जाए फिर से, यानी कि ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा फोर्स लग रहा था और ये एफ डैश इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू एफ, ठीक है ना। यानी कि अब देखो हमने F2 और F3 को सोल्व कर लिया और सोल्व करने के बाद हमको ये मिला, तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, अब हमें इससे मतलब है और F1 से मतलब है ना। तो अब आके देखो कि जो बॉडी था हमारा सेंट्रॉइड पे 2m मास, ये जो 2m मास सेंट्रॉइड पर रखा हुआ था, इस 2m मास पर दो फोर्स लग रहा, एक इधर लग रहा F डैश और एक इधर लग रहा F1, ठीक। और F1 को हम लोगों ने एज्यूम कितना करा है, देखो F1 F2 F3 की वैल्यू हमारी इतनी है और दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल एफ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एफ, है ना। तो इसका मतलब F1 किसके इक्वल है, एफ के, और एफ डैश हम लोगों ने सोल्व किया, एफ डैश कितना निकल के आया, दिस इज ऑल्सो एफ। अब आप खुद बताओ कि एक ही बॉडी पर अगर इधर भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें और इस डायरेक्शन में भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो इस बॉडी पर जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा। आप कहोगे कि सर अगर एक तरफ की वैल्यू को पॉजिटिव ले ले और एक तरफ की वैल्यू को नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो +10 में अगर हम -10 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, यानी कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो तो उस सिचुएशन में हमारा जो नेट वैल्यू आता है कितना आता है, 0। सिमिलरली when two equal and opposite forces act on that particle of mass 2m then their resultant force यानी कि F net force acting on 2m particle which is placed at the centroid of the equilateral triangle will be 0। क्लियर, यानी नेट फोर्स हमारा कितना निकला, 0 निकला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जबकि हमने इसमें कुछ खास करा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी सोल्व करना है बड़ी ईमानदारी से, हर सवाल का जवाब क्विकली आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे याद दिला दूं, कभी भी ये चीज नोट कर लो, ये अब एक चीज आप नोट कर लो कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी, समझो कि दो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर हो
और मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, विच इज इक्वल टू, सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स के ही बराबर आता है, ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू भी एक्स के ही बराबर होगी, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी इधर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आप नोट कर लो इस चीज को, ये आप क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी होती हैं। इसी तरीके से होता है एक और चीज कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक इक्वल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, मान लो दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए, ठीक, और एक्ट एट एन एंगल 60 डिग्री, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आएगा a√3, कितना आएगा a√3। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेना और इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेना कि 120 के डिग्री में उतना ही आएगा जितना कि दोनों इक्वल वेक्टर्स थे, ठीक है ना। और जब दो आइडेंटिकल वेक्टर 60 डिग्री एंगल पर होंगे तो a√3 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय √3। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, अब बोथ द वेक्टर क्वांटिटीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड अगेन दिस इज वेक्टर ए एट एन एंगल 90 डिग्री, देन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू a√2, कितना, a√2। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपको और ये तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। इन केस ऑफ 90 डिग्री फॉर आइडेंटिकल, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज a√2। When two identical vector placed at an angle 60 degree, then their resultant would be a√3, ठीक है। If identical vectors placed at an angle 120 degree, then their resultant magnitude of the resultant vector is equal to either the magnitude of first one or second one. Clear? तो all these keywords note down in your notebook. Clear है? अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इफ द अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, ध्यान रखना क्या दिया है, अर्थ वर मेड बाय लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, and universal gravitational constant is given at 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो बात करते हैं भाई अब कितना होगा। तो एज वी नो दैट कि वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों, किस पर, सॉल्यूशन पे, कि कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू या मास ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक। इफ वी एज्यूम कि अर्थ इज एन स्फेरिकल इन शेप, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमारा ये हो गया इनटू डेंसिटी। क्लियर? पुट दीज वैल्यूज एट दिस प्लेस एंड वी गेट कि g इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल G re into rho. तो in term of density, acceleration due to gravity becomes like this, ठीक है। As per question, अब हम इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें पता है कि भाई हमको जी इक्वेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किसके लिए, व्हेन अर्थ इज मेड बाय लेड। अब देखो भाई लेड का रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी नहीं दिया है। अब ये भी एक मुश्किल खड़ा कर दिया इन्होंने कि भाई साहब मैं डेंसिटी ना दूंगा, मैं तो रिलेटिव डेंसिटी दूंगा। हमने कहा हो भाई रिलेटिव डेंसिटी, देखो बेटा किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी अगर दिया है तो फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट द रेट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि वाटर की डेंसिटी हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और आरडी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आरडी हमारे पास दे रखा है 11.3, डेंसिटी ऑफ लेड हमको नहीं पता, तो डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है 4 डिग्री सेल्सियस के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, कितना, यानी कि 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारी डेंसिटी हमारी लेड की आ जाएगी, लेड की डेंसिटी आ जाएगी, कितना आ गया बेटा, 11.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। बात समझ में, ये हमारा हो गया।
अब भैया डेंसिटी के दो, अब तो इक्वेट कर लोगे आप लोग कि अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने आपको बता दिया भाई 4/3 है, आपको क्या करना है 4/3, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, जी की वैल्यू क्या है ये आपके सामने दे रखा है, रेडियस की वैल्यू आपके सामने दे रखा है, रो यानी कि डेंसिटी है तो यही रो है, तो रो की वैल्यू अब आपके सामने हमने इक्वेट कर दिया है, रो की वैल्यू भी हमने क्या किया, रो की वैल्यू भी हमने आपके सामने देख लो, आप बहुत अच्छे से लो हट गए, अब देख लो तो रो की वैल्यू भी मैंने इक्वेट कर रखी है, अब रो की वैल्यू रो के जगह सब्स्टिट्यूट करना है, जी की वैल्यू पाई की वैल्यू पाई के जगह, कैपिटल जी की वैल्यू कैपिटल जी की जगह, है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, क्लियर है, देख लो अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि अब आप लोग इस सवाल का जवाब अपने आप इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करने के बाद इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर इस सवाल का जवाब कितना आया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, सोल्व करने की प्रक्रिया है आप लोगों के लिए दे दिया, अब क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर कमेंट, आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया बड़ी आसानी से। अब हम बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कीप द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, अर्थ का रेडियस कितना श्रिंक हो रहा है 2%, एंड मास रिमेनिंग सेम, देन हाउ वुड जी चेंज, भैया फिर जी के मान में क्या चेंज आएगा, जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा जरा हमको बताइए। मैंने कहा ठीक है भाई सब्र रखो बताते हैं, क्यों घबरा रहे हो, है ना। देखो बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में कि जी इज इक्वल टू, सोल्यूशन है ये हमारा, ठीक है ना, कि जी की वैल्यू क्या होता है कैपिटल जी मास, अगर हम अर्थ की बात करें क्योंकि अर्थ के बारे में ही है, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज एज पर क्वेश्चन, क्योंकि क्या लिखा है श्रिंक्स बाय 2%, मींस अर्थ हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया है, श्रिंक किया है, तो रेडियस इसका 2% रिड्यूस हो गया, जबकि कीपिंग द मास कांस्टेंट, तो मास तो चेंज हो नहीं रहा, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब जैसे हमारा रेडियस श्रिंक करेगा वैसे हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो, आपने कहा बिल्कुल सर इंक्रीज हो जाएगी, तो हमने कहा ऐसा करते हैं, ये दोनों तो हमारे अब हो गए किस तरीके से, ये दोनों अब हमारे हो गए कांस्टेंट एज पर क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि जी तो हमारा पहले से कांस्टेंट था, अब मास को इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है कि मास रिमेनिंग सेम, मतलब मास भी कांस्टेंट, अब इसको लगा देंगे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, अब देखो तो डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इंटू डेल्टा आर ई अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाई 100, एनीथिंग एल्स, आपने कहा बिल्कुल नहीं, 2, रेडियस का परसेंटेज श्रिंक कितना दिया है बाबू 2%, तो हमने 2% यहां लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू परसेंटेज चेंज ही तो है रेडियस का, ये वैल्यू क्या है एक्चुअल में परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ, अब परसेंटेज चेंज में ये दे रखा है श्रिंक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको माइनस साइन के साथ चाहे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कहे किस साइन के साथ लिख लें, माइनस में 2% लिख लें, ठीक, तो जब माइनस में 2% लिखेंगे, बात समझना, ठीक है, वैसे यार माइनस माइनस ना लिखो, तुम खाली 2% लिखो, बकायदे देखो ये 2 नंबर है और इसकी वैल्यू 2%, 2%, आंसर कितना आया 4%, आंसर कितना आया बाबू लोग, ए बाबू, अरे ए बाबू जी, है ना, कितना आया बच्चा, तो हमारा वैल्यू आया 4%, इट मींस कि जो हमारी जी की वैल्यू है, जी इंक्रीजेज बाई 4%, जी हमारा कितना इंक्रीज करेगा 4% इंक्रीज करेगा, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप सोचो कि परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर अप्लाई कर लिया, होता है ऐसा सब, ऐसा है ना, तो जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे सोल्व करना है, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब लिखा है बाबू कि अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, बहुत बढ़िया, अर्थ पर भैया एक 1.5 मीटर हाई जंप कर ले रहे हैं, खुशी की बात है, गोल्ड मेडल लाओ हाई जंप में तुम, है ना। अब आगे क्या लिखा कि कैलकुलेट एप्रोप्रिएट हाइट ही माइट बी जंप ऑन अ प्लेनेट whose density is 1/4 and 1/4 that of earth and radius is 1/3 of the earth। अभी हम लोगों ने पीछे ऐसा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, ठीक है ना, कि जी का फार्मूला इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस क्या होता है,
तो ये होता है सोल्यूशन है ये हमारा, है ना। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम कि जी का फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा इन टर्म ऑफ रेडियस की 4/3 पाई कैपिटल जी रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो जब जी की वैल्यू इतना है तो कितना हाइट को जंप कर रहा है इस जी के अकॉर्डिंग, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना जंप कर रहा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हाई जंप उसका है एच की वैल्यू है 1.5 मीटर है। अब बोला कि एक ऐसा प्लेनेट है, तो भाई प्लेनेट के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं प्लेनेट पर जी की वैल्यू जीपी लिख दिया हमने, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल जी, चेंज होगा नहीं। अब उसकी रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस कितना है 1/3 ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 3, इतना है प्लेनेट का रेडियस। डेंसिटी के बारे में क्या लिखा है 1/4, 1/4 का मतलब ये वो वाला क्वार्टर नहीं है बुड़बक, ये 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है। तो डेंसिटी है हमारा 1/4, डेंसिटी डिवाइडेड बाई 4। अब इसको जब हम सोल्व किए तो हमारे पास क्या आया 3 4 जा 12, यानी कि 1/12 इंटू 4/3 पाई जी रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितना जंप कर रहा था 1.5, तो अब जो जी और ये जीपी है, तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम ये वैल्यू रख दे, तो हमने कहा रख देते हैं। तो अब देखो अब एच डैश कितना हो जाएगा फिर 1/12 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 का मतलब देखो हटा दो, नीचे हमारा क्या आ गया 10 आ गया, 5 से काट सकते हैं, काट दो, 5 3 जा 5 2 जा, इसमें किसी की कोई क्षति तो नहीं हो रही है, हो रही हो तो बता दो, नहीं हो रही है ना, अगर हो रही हो तो बता सकते हो, आप बेझिझक बता सकते हो, या अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो इस कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं हम लोग ऐसे कि 1.5 लिखा था, हमने कहा डेसिमल हटा दो, डेसिमल जब इसका हटाओगे तो नीचे आ गया 10, अब 15 है नीचे ये, तुम 3 से काटो, 3 5 जा 3 4 जा, ठीक, क्या आया तुम्हारा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 10, इस 5 को तुम 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 4 2 जा 8 और हाँ 1.25 इतना आया। अब 10 से जब डिवीजन लगा दोगे तो अब हाइट एच डैश कितना आ जाएगा 0.125 मीटर, यानी कि अब उस प्लेनेट पर जहां पर रेडियस जो है अर्थ की 1/3 है, डेंसिटी उस प्लेनेट का 1/4 यानी कि 1/4 है, अब उस प्लेनेट पर वो पार्टिकल कितना या वो बॉडी या वो आदमी कितना जम कर पाएगा केवल 0.125 मीटर, केवल इतना कर पाएगा। अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओहो हो, रुक जाओ बच्चों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ होगा, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, देखो गड़बड़ क्या हुआ है, हमने गड़बड़ ये यहाँ से करा है, कॉन्सेप्ट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक, इस गड़बड़ को हम अभी सही कर दे रहे हैं। अभी अचानक से दिमाग में आया कि जहां देखो बेटा, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, बात समझो, वहां पर जंप कम होगा, और जहां पर जी कम हो जाएगा, तो अब इन दोनों को जरा कंपेयर करो, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सॉरी इसको नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करो तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, आपको ये मिला रिजल्ट में कि ये वैल्यू देखो, इसके जगह हम जी रख सकते हैं अर्थ वाला, यानी कि प्लेनेट पर हमारी जी की वैल्यू जो आई अर्थ की वैल्यू के 1/12 टाइम्स, ठीक है ना। इसका मतलब कि प्लेनेट पर जो जी है, जी प्लेनेट वाली, वो लेस देन है जी ऑन अर्थ, ये क्लियर हो गया। कितना लेस देन है 1/12 टाइम्स है, तो जब 12 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो जो जंप हमारा होगा, जो जंप वो 12 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा जंप ऑन अर्थ के, जंप ऑन अर्थ के, समझ आया। अब 1.2 इंटू 1.5 ऐसे करेंगे, यानी कि इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 5 क्या होता है 12 25 60 के 0, डेसिमल लगा दिया, कैरी 6, 12 कम 12 6 18, यानी अब पार्टिकल कितना जंप करेगा, सीधे 18 मीटर का जंप लेगा वो, बात समझ आई, कितने मीटर का जंप लेगा, सीधे वो 18 मीटर का जंप लेगा, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन कितने हमने करा दिया आप लोगों को, क्वेश्चन करा दिए हमने आज आप लोगों को 6 क्वेश्चन। अब देखो 6 क्वेश्चन कराने में 34 मिनट का टाइम लगता है, जिनमें थोड़ी बहुत बातें भी हमारी आपकी हुई पड़ी है ना। तो आप करना क्या है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, याद रखना ये चीज कि जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा वहां पर जंप ज्यादा होगा,
जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर जंप आपका कम होगा। तो प्लेनेट पर एज पर गिवन इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रिड्यूस्ड बाई 12 टाइम्स, यानी पहले के 12 टाइम्स कम हो गया। तो अब उस प्लेनेट पर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू जंप जो होगा 12 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 टाइम ज्यादा हो जाएगा। और आई थिंक अभी नॉइज आ रहा होगा, ये नॉइज अभी हम खत्म कर देते हैं। हमारा कोई दरवाजा खोल गया। हाँ यार, दरवाजा लोग खोल के चले जाते हैं, समझते ही नहीं है बात को। चले आते हैं आधे रात को, कहीं से भी आ जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोल के भाग जाएंगे। उनको क्या लगता है? उनको पता ही नहीं कि कितनी मेहनत होती है ना। तो अब वो पर्सन कितना जंप करेगा बाबू? 18 मीटर जंप करेगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के भैया आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हो? चलो, ओ माय गॉड, कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब देखो क्या लिखा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ अ बॉडी। बॉडी के वेट में कितना परसेंटेज चेंज होगा व्हेन टेकन टू 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो बेटा, वैसे हाइट के सेंस में, यानी हाइट के सेंस में हमने आपको फार्मूला बता रखा है, जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। और एक और फार्मूला हमने बताया है आपको हाइट के केस में कि जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई बताया है। अब ध्यान से देखना, जब हाइट हमारा क्लोज हो रेडियस ऑफ अर्थ के, या हाइट हमारा ज्यादा हो रेडियस ऑफ अर्थ के, इन दैट सिचुएशन हम इस फार्मूले को प्रीफरेंस देंगे। अगर हमारा हाइट काफी कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो इन दैट सिचुएशन हम इस फार्मूले को प्रीफरेंस देंगे। इससे आपका सॉल्यूशन हमेशा सही आएगा, आंसर आपका सही आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर लो, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो अपने कॉपी में, कि जब हमारा हाइट इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ अर्थ के ज्यादा हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर एक्चुअल में प्लस होता है, आर ई प्लस एच, ठीक है ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब हमारा हाइट कम हो और रेडियस ज्यादा हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, रेडियस हमारा कितना है? 6400 किलोमीटर, और हाइट कितना दिया सरफेस ऑफ अर्थ से? 32। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 32 और ये 64 में ह्यूज डिफरेंस है, यानी कि h इज वेरी 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस रिलेशन, ठीक है ना। तो अब आ जाओ कि इन सबको मिटाने जा रहा हूं। अब ये सब आप नोट कर लिए होंगे, तो अब इस चीजों को हम क्या कर दे रहे हैं बाबू? हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूले को लिखेंगे दोबारा से। आप लोग भी इस फार्मूला को क्या कर लेना, इस फार्मूला को आप लोग भी दोबारा से लिख लेना। सॉल्यूशन कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताना। नहीं है, नहीं है ना, कि इसमें कोई दिक्कत है आपका? बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग कि इसको सोल्व कैसे किया जाए, जिससे कि हमारा आंसर बड़ी आसानी से चला आए, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से निकाला है। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ तो तिगड़मबाजी होगी कि नहीं होगी? हमने कहा बिल्कुल होनी तो चाहिए भाई, और होनी चाहिए मतलब कुछ ना कुछ तो सच में होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, देखो इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा जी एच, जी को 1 से मल्टीप्लाई किया जी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत है? अब क्या है, माइनस का जी इंटू 2h डिवाइडेड बाई आर ई। देखना तरीका, बड़ा मजे में आसानी से निकल आएगा हमारा आंसर। क्या निकल आएगा? बहुत ही मजे में आसानी से निकल आएगा। अब इनको राइट लेफ्ट शिफ्ट कर ले, इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ और इस वाले टर्म को राइट ले जाओ। तो राइट ले जाओगे तो जी माइनस जी एच हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल, तो जी माइनस जी एच इज इक्वल टू, ये क्या बचा कि जी इंटू 2h डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। इस जी से अगर इधर डिवीजन लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जी माइनस जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें किसी रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब वही आ रही है, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, नहीं ना। अब समझना कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? mg माइनस mgh
डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें किसी का कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हमसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन वेट। अब परसेंटेज चेंज इन वेट का क्या मतलब है, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, यानी कि ऐसे निकालेंगे कि चेंज इन वेट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। यही वैल्यू तो हमसे क्या किया गया है, यही वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखो mg, ये वाला जो टर्म आया ये क्या है, चेंज इन वेट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेट। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 इधर और 100 इधर, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दे, आओ कर देते हैं। इसी में हमने कहा अब कि चेंज इन वेट आ गया हमारा, नीचे ओरिजिनल mg मतलब ओरिजिनल वेट आ गया हमारा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यही कैलकुलेशन हम राइट साइड में भी करेंगे कि 2h डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 100। अब यही वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब 2h का मतलब 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 64, 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो 32 जा 64, 64 से 64 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल, तो परसेंटेज चेंज हमको वेट में कितना मिला, 1% का चेंज मिला कि नहीं मिला, कितना परसेंट का चेंज हुआ, 1% का। यानी कि जब उस आदमी का वेट 31 किलोमीटर अबव सरफेस पे मेजर करेंगे तो अर्थ वाला वेट और उस सर्टेन हाइट यानी 32 किलोमीटर हाइट पर जो वेट आएगा उन दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज कितना मिलेगा, 1%। यानी कि उस हाइट पर हमारा जो वेट होगा वो 1% कम होगा। यानी कि अगर ऐसा ही जूम कर ले हम कि अगर अर्थ पर वो आदमी का व्यक्ति उस मैन का वेट 100 अगर केजी है तो 100 का 1% कम यानी कि 99 केजी हमारा 32 किलोमीटर हाइट पर मिलेगा। बात समझा गई। तो बड़ा आसान सा सवाल था और इसको सोल्व करने के लिए बड़े आसान से ट्रिक थे। तो ये सब एक ऐसा ट्रिक है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये कौन बताएगा, आपके अपने चहेते, आपके अपने अंसारी सर बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग स्ट्रेचेज इट by 1 centimeter at the earth surface. How much will the same body stretch the spring at a place 1600 kilometer above the earth's surface? कि जहां पर 1600 मीटर अबव अर्थ सरफेस पे जाए और उसी बॉडी को वहां स्प्रिंग के साथ अटैच करें तो अब कितना वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, स्ट्रेच होगा हमारा स्प्रिंग। अब देखो बेटा, अगर स्प्रिंग पर हम बॉडी लगाते तो वेट की वजह से स्प्रिंग में क्या आएगा, स्ट्रेच होगा। तो यानी वेट बराबर स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग समझो इस तरह, इस बात को समझो कि अगर ये हमारा स्प्रिंग था, अगर इस पर एक बॉडी अगर हम अटैच कर देते हैं किसी भी एम मास का तो इसका वेट किधर कितना हो जाएगा, mg। और स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं, और इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है, हुक साहब ने लॉ दिया है, किसने, हुक्स लॉ ने, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोला कि अगर इस वेट की वजह से सपोज दैट कि हमारा स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हुआ हो, मान लो कि स्प्रिंग का इलोंगेशन x हुआ हो, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो kx के बराबर होगा। यस और नो, ये आपको पता है। तो ये kx किसके इक्विवेलेंट हम एज्यूम करेंगे, mg के इक्विवेलेंट एज्यूम करेंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हमने लिख लिया कि mg सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x1। ठीक, उस पर्टिकुलर हाइट के लिए एम जी एच बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, x2। अब अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो k से k कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x2 की वैल्यू इक्वेट करना है, ठीक। तो x2 की वैल्यू जब यहां से आप इक्वेट करोगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा कि gh डिवाइडेड बाई जी ई मल्टीप्लाइड बाई x1, ये आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि सर इसको सोल्व कैसे करेंगे क्विकली। हमने कहा हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो सोल्व करा देंगे। अब देखो अर्थ पर हमारे जी की वैल्यू कितनी होती है, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और हाइट पर हमारा एच की वैल्यू कितना होता है, ठीक है, हाइट पर। यह सिंपल है राजा, लाओ तुमको इतना भी नहीं लिखना है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। आओ तुम्हें हम एच हाइट वाला फॉर्मूला ही बता देते हैं। एच हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू आर ई
डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू नीचे आ गया। जी एच डिवाइडेड बाई जी बराबर रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, जी एच अपॉन जी तो लिखा है, यस और नो। तो हमें जी एच अपॉन जी की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गया। अब आ जाओ कि x2 बराबर क्या था, x2 बराबर था हमारा कि जी एच अपॉन जीई मल्टीप्लाइड बाई x1। अब जी एच अपॉन जीई की वैल्यू हमारे सामने ये है, भाई ये क्या एक्चुअल में जी ऑन अर्थ ही तो है, ये जी ऑन अर्थ होता है ना। तब हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट स्क्वायर इंटू x1 x2 बराबर। अब आपको सब पता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6400 किलोमीटर, हाइट कितना 1600 किलोमीटर किलोमीटर, x1 कितना, x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, स्ट्रेचेज बाई 1 सेंटीमीटर, तो x1 आपका 1 सेंटीमीटर। अब ये सारा वैल्यू आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो x2 का आंसर अपने आप आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है, ड्रॉप द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ड्रॉप योर आंसर इन कमेंट, इन कमेंट। ठीक, तो अब आपको आंसर क्या करना है, कमेंट में ड्रॉप करना है। आपके आंसर को मैं देखूंगा जरूर, सब लोग अपने अपने आंसर कमेंट कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस जी इज सेम एज ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट होता है कि डेप्थ में अगर हम 5 किलोमीटर जाने पर और हाइट पे 10 किलोमीटर जाने पर जी की वैल्यू सेम होती है। तो ये आप ट्रिक डायरेक्ट यूज करके सोल्व कर सकते हो कि डी बराबर 2h, डेप्थ हमारा कितना दिया है 80 किलोमीटर इंटू 2h, तो h हमारा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। यानी कि जो जी की वैल्यू, यानी जी की वैल्यू हाँ, वैल्यू ऑफ जी इन 80 किलोमीटर डीप, 80 किलोमीटर डीप इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट 40 किलोमीटर अबव, 40 किलोमीटर above from the surface of earth, from the surface of अर्थ। तो आप याद रखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद है तो ये क्विकली आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है बच्चों कि डिटरमाइन द स्पीड विद विच द अर्थ वुड हैव टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट अ पर्सन ऑन द इक्वेटर वुड वेट 3/5 एज मच एज एट प्रेजेंट। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे सामने दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे सामने क्या कर रखा है, रेडियस हमारे सामने दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ रोटेशन, है ना, रोटेशन के केस में जो जी का वैल्यू होता है बेटा कितना होता है, जी माइनस आर ई ओमेगा। देखो 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 लिख ही देता हूं बहुत अच्छे से, हाँ, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, इतना होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। और ये सारी चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि ये चीज हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ये सब हमने आपको रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट, रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट देखो, ठीक, ये रहा कि रोटेशन वाले में हमारा ये कॉन्सेप्ट, हम ये वीडियो में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप ग्रेविटेशन पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6 देख सकते हो, यानी ग्रेविटेशन पार्ट 2 जिसमें थंबनेल लगा हुआ है वो आप देख सकते हो। उसमें हम ये डेरिवेशन करा चुके हैं कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक, लेमडा जो होता है एंगल होता है विद इक्वेटर, कहां से लेते हैं, इक्वेटर से एंगल लेते हैं। तो ये सारी कंटेंट हमने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं, तो ये फार्मूला है। और क्वेश्चन किसके लिए है बेटा, इक्वेटर के लिए। इक्वेटर के लिए हम एंगल कितना लेते हैं, फॉर इक्वेटर, इक्वेटर के लिए लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये टर्म तो हमारा खत्म हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो हमारे पास बचा कितना कि जी डैश
इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इतना ही बचा। इसमें किसी की कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं ना? क्या है? अब अगर इसमें सब हम क्या कर दें, हमें ओमेगा इक्वेट करना है, तो अब अगर आर ई ओमेगा स्क्वायर की बात करें, आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जी माइनस जी डैश। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वेटर पर वेट हमारा कितना है, 3/5, 3/5। तो अगर देखना बेटा, अगर हम इधर भी मास मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मास मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मास मल्टीप्लाई कर दे, तो ये रियल मास है और ये इक्वेटर वाली मास है, ठीक है ना? तो इक्वेटर वाली मास, रियल मास हमारा कितना है, रियल मास को, रियल वेट को हम mg लिखे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इक्वेटर वाली मास कितना दे दिया, 3/5, तो हमने लिख दिया 3/5 इंटू mg। याद रखना कि वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है? तो हमने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एम मल्टीप्लाई कर दिया। ये रियल वेट है तो रियल वेट माइनस वेट एट इक्वेटर, तो वेट एट इक्वेटर इज इक्वल टू 3/5, तो 3/5 ऑफ mg। mg में से इसको माइनस करो, ठीक? तो आपका m आर ई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टी सोल्व करो, तो 3mg माइनस 5mg माइनस 3mg यानी कि 2/5 mg। अब देखो फिर से मास और मास हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या बचा इधर, इधर बचा आर ई ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचा 2/5 और क्या बचा, ओनली जी बचा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, 2/5 जी। अब रेडियस इधर से हटाएंगे तो रेडियस हमारा इधर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक? स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 जी। जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और रेडियस की वैल्यू 1/64, 100 किलोमीटर है ना, क्या है 100 किलोमीटर। तो ऐसा करते हैं 6400, ठीक, किलोमीटर होता है याद रखना, तो 6400 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर दें, 10⁻3, क्योंकि सबको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻3 मीटर। तो 60 इसमें ऐसा कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर रूट 2। अब डिवीजन में आ जाओ 64 का, तो देखो ऐसा करते हैं ना, 10⁻3 है तो यहां अगर डेसिमल लगा दे तो एक 10⁻3 और हमारा नीचे बढ़ जाएगा, ठीक? अब 6.4 का हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बताओ? 6.4 का स्क्वायर रूट कुछ होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो बताना, ना होता हो तो मत बता देना, ठीक है? तो इसका स्क्वायर रूट, भाई इसका तो होगा नहीं कि होगा, सोच लो अपने आप में कि इसका कुछ होगा कि नहीं। तो नहीं समझ आया, ऐसा क्या, अरे यार लो, नहीं समझ आया तो हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन समझाएंगे सब पूरा। लो इतना तो समझ आ गया ना, 6400 किलोमीटर था, 1000 और मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, बस खुश रहो तुम। देखो 64 का हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, कितने जीरो हैं, 2 और 3 5, 5 जीरो के लिए हम केवल 4 जीरो बाहर ले लें क्या, मैं देखो 2 जीरो ये है और 2 जीरो ये, 4 जीरो के लिए, इन 4 जीरो के लिए 2 जीरो बाहर ले ले, तुमने कहा ले लो। अब रूट के अंदर और क्या बच गया बेटा, रूट के अंदर केवल एक 10 बच गया कि नहीं, रूट के अंदर 10 रहने दो ना। तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, इतनी है, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/400√10, ऐसा कुछ है। अब इसको बेटा थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ना कुछ आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है? जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इसका भी एक प्रॉपर आंसर निकल के ओमेगा के लिए चला आएगा, ठीक है? बता दूं क्या कितना आना चाहिए, चलो इसका आंसर जो आना चाहिए बेटा, वैसे ओमेगा की वैल्यू जब इसको आप सोल्व करोगे तब आएगा, ठीक, 7.8 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए। तो इसको आप सोल्व कर लेना, इसको जब आप सोल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि दो टॉपिक हमने केवल पिक किए, और उन दो टॉपिक के यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और बेस्ड ऑन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको कितने टाइप के सवाल हमने आपको करके दिखाए, आपको मजा आया होगा ये सब देख के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना प्यार बना के रखिएगा, ऐसे ही नए नए सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले
टॉपिक के साथ या अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप सब प्यार दीजिए। जय हिंद।